नमस्कार दोस्तों, प्रकृति ने 2.6 मिलियन वर्ष पहले दुनिया को भयानक भेड़िया दिया था और फिर विलुप्त होने के कठोर हाथों से इसे लगभग 10,000 से 13,000 वर्ष पहले दूर कर दिया, जब इस प्रजाति की आखिरी प्रजाति भी खत्म हो गई। अब भयानक भेड़िया वापस आ गया है, जिसे डलास स्थित बायोटेक कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेज ने 21वीं सदी में वापस ला दिया है। 8 अप्रैल को कोलोसल ने घोषणा की कि उसने भयानक भेड़िया डीएनए के 2 प्राचीन नमूनों के आधार पर क्लोनिंग और जीन एडिटिंग दोनों का उपयोग करके 3 पिल्लों को जन्म दिया है। 6 महीने के नर रोमुलस और रेमस और 2 महीने की मादा खलीसी। कोलोसल के सीईओ बेन लैम ने जन्म की घोषणा के साथ दिए गए एक बयान में कहा, हमारी टीम ने 13,000 साल पुराने दांत और 72,000 साल पुरानी खोपड़ी से डीएनए लिया और स्वस्थ डायर वुल्फ पिल्ले बनाए। एक बार कहा गया था, कोई भी पर्याप्त रूप से उन्नत तकनीक जादू से अलग नहीं है। आज हमारी टीम को कुछ ऐसे जादू का खुलासा करने का मौका मिला है जिस पर वे काम कर रहे हैं। पारंपरिक क्लोनिंग, जिस तरह से 1996 में डॉली भेड़ का जन्म हुआ था और तब से इसका इस्तेमाल सुअर, बिल्ली, हिरण, घोड़े, चूहे, बकरी, ग्रे भेड़िए, कुत्ते और बहुत कुछ के क्लोन बनाने के लिए किया जाता है, एक अपेक्षाकृत सरल लेकिन आक्रामक प्रक्रिया है। सबसे पहले क्लोन किए जाने वाले जानवर के ऊतक के नमूने से एक एकल कोशिका ली जाती है। उस कोशिका के नाभिक, जिसमें व्यक्ति का संपूर्ण आनुवंशिक कोड होता है, को फिर निकाला जाता है और उसी प्रजाति के दाता डिंब में डाला जाता है जिसका अपना नाभिक निकाला गया है। नए आनुवंशिक पदार्थ को ले जाने वाले डिंब को एक भ्रूण में विकसित होने दिया जाता है और फिर एक सरोगेट के गर्भ में स्थानांतरित किया जाता है, जो अंततः उस जानवर की सटीक प्रतिकृति को जन्म देता है जिससे दाता कोशिका ली गई थी। कोलोसल का कहना है कि उसके डायर वुल्फ कार्य में मुख्य अंतर थे। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले डायर वुल्फ के जीनोम का विश्लेषण किया, जो प्राचीन दांत और खोपड़ी में मौजूद था। ग्रे वुल्फ के जीनोम की तुलना करके डायर वुल्फ का सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार, उन्होंने 14 जीन में 20 अंतरों की पहचान की जो डायर वुल्फ की विशिष्ट विशेषताओं के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें उसका बड़ा आकार, सफेद कोट, चौड़ा सिर, बड़े दांत, ज्यादा शक्तिशाली कंधे, ज्यादा मांसल पैर और खास आवाजें, खास तौर पर चीखना और रोना शामिल है। इसके बाद उन्होंने जीवित ग्रे भेड़ियों के रक्त प्रवाह से एंडोथेलियल प्रोजेनिटर कोशिकाओं (ईपीसी) को निकाला, जो रक्त वाहिकाओं की परत बनाते हैं। ऊतक के नमूने लेने की तुलना में कम आक्रामक प्रक्रिया और उनके नाभिक में 14 जीनों को संपादित करके उन 20 भयानक भेड़ियों के गुणों को व्यक्त किया। यह जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जीन के अक्सर कई प्रभाव होते हैं, उनमें से सभी अच्छे नहीं होते। उदाहरण के लिए, जैसा कि कंपनी ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया है, भयानक भेड़िए में 3 जीन होते हैं जो उसके हल्के कोट के लिए कोड करते हैं, लेकिन ग्रे भेड़ियों में वे बहरेपन और अंधेपन का कारण बन सकते हैं। इस प्रकार कोलोसल टीम ने 2 अन्य जीनों को इंजीनियर किया जो काले और लाल रंग द्रव्य को बंद कर देते हैं, जिससे संपादित ग्रे वुल्फ जीनोम में कोई नुकसान पहुंचाए बिना भयानक भेड़िए का विशिष्ट हल्का रंग प्राप्त होता है। एक बार जब यह पूरा हो गया तो संपादित नाभिक को कोशिकाओं से निकाला गया और विकेंद्रीकृत ग्रे वुल्फ अंडाणुओं में डाला गया। अंडाणुओं को भ्रूण में विकसित होने के लिए छोड़ दिया गया और 45 को 2 घरेलू हाउंड मिक्स के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। प्रत्येक सरोगेट मां में एक भ्रूण ने जड़ पकड़ ली और 65 दिनों के गर्भाधान के बाद रोमुलस और रेमस का जन्म हुआ। कुछ महीनों बाद प्रक्रिया को तीसरी सरोगेट के साथ दोहराया गया, जिसने अंततः खलीसी को जन्म दिया। प्रसव के दौरान चोट की संभावना को कम करने के लिए तीनों जन्म अनुसूचित सिजेरियन सेक्शन द्वारा किए गए थे। प्रक्रिया के दौरान किसी भी सरोगेट कुत्ते का गर्भपात या मृत जन्म नहीं हुआ। कोलोसल ने 2028 में हिमयुग के ऊनी मैमथ को वापस लाने के लिए इसी तरह की तकनीकों का उपयोग करने की योजना बनाई है। एशियाई हाथियों से जीवित कोशिका नाभिक को संपादित करना, मैमथ के सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार हिमयुग के अवशेषों के लगभग 60 सेटों में संरक्षित मैमथ लक्षणों को व्यक्त करने के लिए। मार्च की शुरुआत में कंपनी ने घोषणा की कि उसने प्रयोगशाला के चूहों में अपने तरीकों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिससे 38 ऊनी चूहे के बच्चे पैदा हुए हैं जो मैमथ के विशिष्ट झबरा कोट को धारण करते हैं।
अब यह कहता है कि यह 2026 में एक सरोगेट हाथी गर्भावस्था प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हाथियों को गर्भधारण करने में लगभग 2 साल लगते हैं। कोलोसल की प्रयोगशालाओं में अन्य कामों में विलुप्त जानवरों को वापस लाना नहीं, बल्कि लुप्तप्राय जानवरों को बचाने का प्रयास करना शामिल है। लुप्तप्राय प्रजातियां कई समस्याओं से ग्रस्त हो सकती हैं, जिसमें आनुवंशिक विविधता की कमी भी शामिल है, जिसे आनुवंशिक अड़चन के रूप में जाना जाता है। अपेक्षाकृत कम बचे हुए जानवर बार बार एक दूसरे के साथ संभोग करते हैं और अंतःप्रजनन के परिणामस्वरूप जन्म दोष, बांझपन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं प्रजातियों में फैलती हैं। कोलोसल ने इन समस्याओं वाली कुछ प्रजातियों को लक्षित किया है और उनकी आबादी में आनुवंशिक रूप से अधिक विविधता को संपादित करने के लिए काम कर रहा है। ऐसी ही एक परियोजना में लगभग लुप्त हो चुके गुलाबी कबूतर शामिल हैं। गुलाबी कबूतर की प्रजाति मॉरिशस के द्वीप राष्ट्र की मूल निवासी है और एक समय में वहां खूब फलती फूलती थी, लेकिन जब द्वीप का ज्यादातर हिस्सा चीनी के बागानों में बदल गया तो इसने अपना निवास स्थान खो दिया। मानवता द्वारा चूहों और बिल्लियों को लाने से, जो कबूतरों के घोंसलों पर हमला करते हैं, पक्षियों की संख्या घटकर सिर्फ 10 रह गई। कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम की मदद से 650 से ज्यादा कबूतरों को निकाला गया और उन्हें वापस मॉरिशस में छोड़ा गया। लेकिन इतने कम पक्षियों के साथ, जिनसे कैप्टिव आबादी को पाला गया था, इस प्रजाति में आनुवंशिक अड़चन के कारण बांझपन का उच्च स्तर देखा जा रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिक पहले गुलाबी कबूतर के निषेचित अंडे में से प्राइमर्डियल जर्म सेल (PGCs) निकालते हैं, वे कोशिकाएं जो अंततः शुक्राणु और अंडा बन जाती हैं। प्रयोगशाला में वैज्ञानिक फिर अधिक आनुवंशिक विविधता लाने के लिए PGC जीनोम को आनुवंशिक रूप से संपादित करते हैं। हालांकि इस समय कोलोसल अभी भी गुलाबी कबूतर के एलील का अध्ययन कर रहा है और अभी तक यह नहीं जानता है कि अधिक विविध कोडिंग से कौन से लक्षण उत्पन्न होंगे। फिर एक सामान्य मुर्गी के निषेचित अंडे का उपयोग करते हुए, जो गुलाबी कबूतर के अंडे से कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में होता है, वे भ्रूण में PGCs इंजेक्ट करते हैं। वहां पहुंचने के बाद कोशिकाएं गोनाड तक जाती हैं और एक भ्रूण बनाती हैं, जो अंडे से निकलने, बढ़ने और यौन परिपक्वता तक पहुंचने के बाद मुर्गी के चूजे नहीं, बल्कि कबूतर के चूजे पैदा करेगा। अंततः उन कबूतरों को जंगली आबादी में छोड़ दिया जाएगा, जो आनुवंशिक रूप से विविध बच्चे पैदा करेंगे और प्रजाति को मजबूत बनाने में मदद करेंगे। इसमें से कुछ भी आसान नहीं है और इसमें से कुछ भी सस्ता नहीं है। हालांकि $10.2 बिलियन के मूल्यांकन के साथ कोलोसल के पास कीमत की बहुत अधिक चिंता किए बिना विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए संसाधन है, और कंपनी इसे अकेले नहीं कर रही है। यह अमेरिकन वुल्फ फाउंडेशन, द मॉरिशस वाइल्डलाइफ फाउंडेशन, सेव द एलिफेंट्स और कंजर्वेशन नेशन जैसे संरक्षण संगठनों के साथ साझेदारी कर रही है। कंपनी ने डायर वुल्फ प्रोजेक्ट पर स्वदेशी MHA नेशन जनजातियों मंडन, हिडात्सा और अरिकारा के साथ काम किया है, और जनजातियों ने उत्तरी डकोटा में अपने जमीन पर डायर भेड़ियों को रखने की इच्छा व्यक्त की है। कोलोसल का यह भी कहना है कि यह उत्तरी कैरोलिना सरकार के साथ अपनी संरक्षण रणनीतियों का उपयोग करने के लिए वहां लुप्तप्राय लाल भेड़ियों की आबादी को मजबूत करने में मदद करने के लिए उन्नत वार्ता में है। कंपनी का यह भी मानना है कि नई EPC क्लोनिंग तकनीक उन्हें बायोबैंक में मौजूदा प्रजातियों के रक्त के नमूनों को सहेजने की अनुमति देगी, ताकि भविष्य में उनके लुप्तप्राय होने से बचा जा सके। रोमुलस, रेमस और खलीसी कोलोसल की प्रयोगशालाओं से निकलने वाले जानवरों में सबसे खास, निश्चित रूप से आखिरी नहीं होंगे। दोस्तों, अगर ये नॉलेज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी धन्यवाद।